हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला लेसन कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, M.P MP साइंसिया SCIENCIA MP साइंसिया जो है वो बिहार बोर्ड क्लास 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स बायोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे लेसन 1 का। और बायोलॉजी में लेसन 1 जो है वह है कोशिका। लेसन 1 का हेडिंग है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई ये हम लोगों को लेसन 1 में स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये जान लें कि कोई भी जीव शरीर है उसका कैसे निर्माण हुआ है। जैसे कि कोई ये पूरा शरीर हो गया तो इसमें बहुत सारे अंग तंत्र है, जैसे कि पाचन तंत्र है, श्वसन के लिए श्वसन तंत्र है, ये जो संचार होता है रक्त का हम लोग शरीर में वो परिवहन तंत्र है। बहुत सारे जो है वो तंत्र बने हुए होते हैं, वो कहलाते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र किससे मिलकर बना हुआ होता है? उत्तक से। अंग से और अंग से मिलकर उत्तक से, और उत्तक कोशिका से। तो आज हम लोग जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका के बारे में स्टडी करेंगे। एक बार उसका हम लोग पैटर्न देख लें कैसा है। तो जीवन का सबसे छोटा इकाई कोशिका। कोशिका में क्या बनाता है? उत्तक। उत्तक में क्या बनाता है? अंग। अंग में क्या बनाता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र में क्या बनाता है? शरीर। हम लोग ये क्या देख रहे हैं? ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी जीवधारी के शरीर जो है कैसे बना हुआ होता है, उसके अवयव कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। कोशिका मिलकर के उत्तक बनाता है, और उत्तक मिलकर के अंग बनाता है, अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाता है, और अंग तंत्र मिलकर के शरीर बनता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक कहने का मतलब क्या है? एक दो कोशिका हम लोग पहले देख लें। ये देखिए, इस तरह से होती है स्पर्म कोशिका। और ये देखिए किस तरह से कोशिका होता है। ये होता है डायटम। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या सबसे लंबी कोशिका कहिए, कौन सी है वह? तंत्रिका कोशिका। ये देखिए इस तरह से उसका रचना होता है, और इसमें डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, साइटन होता है, माइलन से डिस्क होता है। ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो कोशिका का आकार जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। कोशिकाएं बहुत छोटी भी हो सकती हैं, और शुतुरमुर्ग के अंडे जैसे बड़ी भी हो सकती है। तो जो सबसे छोटी कोशिका होता है उसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.1 माइक्रोमीटर तक
सबसे छोटी कोशिका होता है। और यदि हम बड़ी कोशिका की बात करें जैसे शुतुरमुर्ग अंडा का, तो ये होता है 170 गुणे 135 मिलीमीटर का, यानी सबसे छोटी कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में होता है 0.1, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका आकार 170 गुणे 135 होता है। हम यदि पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो वह होगा तंत्रिका कोशिका। कहाँ होता है तंत्रिका कोशिका? मस्तिष्क में होता है। पूरे शरीर में उसका जाल होता है जो सूचनाओं को, संदेशों को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है। जैसे हम लोग कभी कांटा चुभता है या चींटी काटती है, उसका अनुभव होता है, तो ये अनुभव तंत्रिका के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से ये कोशिका का आकार हो गया। अब ये कोशिकाएं कितनी हो सकती है? इतना बड़ा शरीर है, कोई जंतु है, मनुष्य यदि मान लें, यदि एक 60 केजी का मनुष्य है तो उसमें कितनी कोशिका हो सकती है? उसमें कोशिका हो सकती है 60 गुणे 10 पे पावर 15। एक मनुष्य में जो 60 केजी का उसका वजन है, वयस्क है, तो 60 गुणे 10 पावर 15 कोशिकाएं हो सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोशिका का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है, और इसका आकार जो होता है कोशिका का, वो कार्य के अनुरूप भी होता है। मांसपेशी में जो कोशिका होती है उसका आकार अलग होता है, पाचन तंत्र में जो कोशिकाएं होती हैं उसका आकार अलग होता है, यानी बनावट के अनुसार होता है। यदि हम पौधा की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे ये पौधा हो गए, तो जो प्लांट होते हैं और जो एनिमल होते हैं, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं काफी डिफर होता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। और पौधा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता है। क्यों? इसकी कोशिकाओं में हरित लवक होता है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डिफर भी करके देखेंगे कि इसकी कोशिका यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेल के बारे में स्टडी कर लें। तो सेल के लिए, कोशिका के लिए सबसे पहली बात कही जाती है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। तो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। ऐसे कोशिका को सबसे पहले जानते हैं किसने देखा? वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में ही उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी किया, और वो चैम्बर गोल संरचना की भांति उन्होंने देखा था, जिसको उन्होंने सेल नाम दिया, कोशिका नाम दिया। तो आइए उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे क्या है? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बहुत सारी इसमें जो है, इतने में यदि बात करें हम, तो लाखों कोशिकाएं हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक 60 केजी का मनुष्य हो तो 60 गुणे 10 पावर 15 कोशिकाएं हो सकती हैं। तो इतना बड़ा शरीर है तो इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं। आइए एक कोशिका की संरचना को देखते हैं। जिस प्रकार से एक घर होता है, ये दीवार है या बोर्ड है, इसके अंदर में ईंटें जोड़ी गई है, एक एक ईंट के जोड़ने से ये बना हुआ है। इस तरह से इतना बड़ा शरीर है, या पौधा का ये इतना बड़ा शरीर है, तो इसमें सबसे छोटा इकाई किससे ये बना हुआ है मिलकर के, तो वो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, कोशिका में इस तरह से एक संरचना होती है। तो ये जो संरचना है, चारों ओर से कोशिका का घेरा होता है। उस घेरा को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली है स्टूडेंट्स, यदि हम सेल का जो चित्र बनाने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका के बारे में,
तो कोशिका को बेहतर तरीके से स्टडी करने के लिए हम लोगों को उसे विभिन्न पार्ट में बांटना होगा। तो उसे 3 भाग हम लोग बांट सकते हैं। वो 3 भाग कौन से हैं? तो वो 3 भाग है, पहला भाग हो गया कोशिका झिल्ली, और देखिए यहां पे बीच में एक गोल संरचना होती है, और इस गोल संरचना को बोलते हैं केंद्रक। ये हो गया केंद्रक। इस प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका जो झिल्ली है ये और केंद्रक, इसके बीच में बहुत सारा तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म। तो हम 3 पार्ट में सेल को बांट करके स्टडी करेंगे। पहला उसका पार्ट हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा पार्ट हो गया कोशिका द्रव्य, तीसरा हो गया केंद्रक। एक बार फिर समझ लें, जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहां है? तो कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, उसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है वो लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। इसमें कोशिका झिल्ली में यदि हम उसको ध्यान से देखें तो इसमें छोटी छोटी बारीक छिद्र होती हैं, और ये जो छिद्र होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं छिद्र के माध्यम से आवश्यक पदार्थों को अंदर आना दिया जाता है, और जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकलना दिया जाता है। तो यही कारण है कि इसको हम अर्ध पारागम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम अर्ध पारागम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। क्यों? क्योंकि आवश्यक पदार्थों को ही अंदर आने देता है, सही पदार्थों को नहीं, और बेकार पदार्थ जिसमें होता है उसको बाहर निकालने देता है। तो ये कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका झिल्ली एक सुरक्षा भी प्रदान करता है सेल को, और जितने भी सेल के अंदर में मटेरियल है उनको वो सुरक्षित रखता है, शेप एंड साइज भी इसको देता है। अब दूसरा जो इसका भाग है वो कोशिका द्रव्य है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, किसको कहेंगे? तो सेल के अंदर में, कोशिका के अंदर में बहुत सारा तरल पदार्थ होता है। उन तरल पदार्थों में आप देखिएगा बहुत सारे अवयव होते हैं, उसको कहते हैं हम सेल ऑर्गन, कोशिकांग कहते हैं। यहाँ पे एक खोखली पाइप जैसी रचना होती है। इस खोखली पाइप संरचना को यहां पर एक ताले संरचना होती है। क्या कहते हैं इसको? खोखली पाइप संरचना को गोल्जी बॉडी कहते हैं, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये तारे संरचना होती है, इसको टर्काई कहते हैं। इसके बाद में इसमें एक कैप्सूल संरचना होती है, छड़ी संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह से इसमें गोल संरचनाएं होती हैं, छोटे छोटे दाने दाने जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। पतली पाइप जैसी संरचना होती है जो शाखित भी होती है, इसको हम बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं? अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसी प्रकार से बहुत सारे और अन्य जो ऑर्गन्स हैं मौजूद होते हैं। राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम एक होता है, लाइसोसोम। इस प्रकार से ये सभी जो है कोशिका द्रव्य में होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब बीच में जो केंद्र दिखाई पड़ रहा है, तो अब हम तीसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे, केंद्रक का। तो जो केंद्रक है, केंद्रक के
बीच में एक छोटा सा बिंदु संरचना होता है, उसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर में है केंद्रिका, और इस केंद्रक के अंदर में तरल पदार्थ रहता है, जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब यहां पर जो केंद्रक द्रव्य है, इसमें धागे की तरह रचना होती है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये एक नमूना हो गया कोशिका का। तो आइए एक बार फिर से देख लें कि जो कोशिका है उसको अध्ययन करने के लिए हम तीन भाग में बांट लिए। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका झिल्ली बाहर में होगा चारों तरफ से, और ये अर्धपरागम में होगा, लिपिड और प्रोटीन का बना होगा। कोशिका द्रव्य में कौन कौन है साइटोप्लाज्म में? इसमें गोल्जी बॉडी है, तारका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, अंतःपरद्रव्य जालिका है, ठीक ना। इस तरह से बहुत सी रचनाएं होती हैं। और जो तीसरा पार्ट जो है, उसका भाग जो है केंद्रक है। केंद्रक के अंदर में केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है और क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो होता है वो 35 गुणों का वाहक है, यानी माता पिता के गुणों को उनके संतति में ले जाता है। तो इस प्रकार से एक ये कोशिका का बनावट है। अब हम लोग इससे तुलना कर लें। ये जो कोशिका है वो एनिमल सेल है, और इसके अंदर जो सेल होगा, प्लांट के अंदर जो सेल होगा, उसको हम प्लांट सेल बोलेंगे। तो जो प्लांट सेल होता है स्टूडेंट्स ना, वो उसमें क्या होता है कि चारों ओर से एक घेरा होता है। प्लांट सेल में चारों ओर से एक घेरा होता है, हम उसको बोलते हैं सेल वॉल। तो जो ये सेल वॉल है, ये सेलुलोज का बना होता है और ये कठोर होता है, इसलिए ये प्लांट सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। अच्छा बताइए, तो प्लांट सेल मतलब प्लांट देखोगे आप लोग कितना जल्दी ग्रोथ करता है बरसात के दिनों में खास करके, और हम लोगों में एक समान वृद्धि होती है, और अब एक निश्चित एज तक। तो होता क्या है कि जो प्लांट सेल को जब जल्दी ये सेल इसके बढ़ते हैं, सेल डिवीजन होते हैं, तो हम लोगों की तुलना में जो प्लांट का सेल होता है वो बड़ा होता है। जगह नहीं इसलिए आप छोटा बनाया है। प्लांट सेल जो है आकार में बड़ा होता है, फर्स्ट अंतर। दूसरा अंतर क्या है? इसके चारों ओर से घेरा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो जो प्लांट सेल होगा उसमें कोशिका भित्ति होती है। अब इसके बाद में प्लांट सेल में क्या होता है कि बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल मतलब रिक्तिका। जो प्लांट सेल होता है उसमें बहुत बड़ा वैक्यूल है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं है। प्लांट सेल में जो होता है इसमें भी केंद्रक है या केंद्रिका है, और इसमें भी कोशिका द्रव्य है। एक चीज और भिन्न होता है, इसमें होता है एक हरितलवक, ऐसे रचना होती है, इसको बोलते हैं हरितलवक। तो प्लांट सेल में हरितलवक होता है, जिसके चलते, इस हरितलवक के चलते इसकी कोशिकाओं में भोजन बनता है। तो इस प्रकार इसमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है, प्रकाशन क्रिया होती है, इसलिए क्योंकि इसमें हरितलवक या क्लोरोफिल होता है, हम लोग कोशिका में नहीं होता है। तो एक ये हो गया। इसके बाद में इसमें जो प्लांट सेल है, जैसे किसमें ताराकाय है, इसमें ताराकाय जो है नहीं होता है। जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी की जो कॉम्प्लेक्स है, तो वो गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में काफी छोटी होती है, उसको बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। तो आइए एक बार हम लोग स्टूडेंट्स प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर लें। प्लांट सेल आकार में बड़ा होता है और एनिमल सेल छोटा होता है। प्लांट सेल के चारों ओर एक घेरा है, उसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल होने के चलते प्लांट सेल का आकार निश्चित होता है, इसका क्या होगा? अनिश्चित होगा। प्लांट सेल में वैक्यूल होता है जो बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। प्लांट सेल में
जो तारक का है सेंट्रोसोम नहीं होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। अब कोशिका की जो बात आती है, तो जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में कुछ कोशिका जो है वो बहुत ही पुरानी है, या उसमें जो ऑर्गन है वो विकसित नहीं है। यहां तक कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक झिल्ली ये सब मौजूद नहीं होता है। तो जिसमें ये सब मौजूद नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो तात्पर्य है आद्य कोशिका से। और जिस कोशिका में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया ये संरचनाएं मौजूद हो, जो विकसित होती हैं, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। तो एक डिफर करना है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है उसमें क्या अंतर होता है? आइए हम प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं, आप लोग इसको अपोजिट करके यूकैरियोटिक में बोलिएगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है ये आद्य कोशिका है। इसका आकार जो है काफी छोटा होता है। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का। 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है आकार। यूकैरियोटिक कितना होता है? 5 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये प्रोकैरियोटिक जो है क्या है? आद्य है। ये कैसी है? विकसित। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तक। यूकैरियोटिक का 1 से 100 माइक्रोमीटर तक। प्रोकैरियोटिक जैसे कि जीवाणु वगैरह हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसमें होता है। और जितने भी प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, तो उन सभी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कौन सा होगा? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? उसमें होता है यूकैरियोटिक। ये विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो ये जो है विकसित होता है, हम लोग में है, और ये जीवाणु में है, साइनोबैक्टीरिया में है। अब क्या क्रोमोसोम में भी अंतर होता है? हाँ, प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम होता है या एक गुणसूत्र होता है। इसमें कितना होगा? अनेक होता है। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में कोशिका में अंतर होता है। अब आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को एक एक कोशिकांग को देख लेना है, उसके कौन कौन से कार्य हैं उसको जान लेना है। इससे पहले हम लोग जान लें कि जो ये सेल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो सेल को सबसे पहले कोशिका को इसने देखा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा। केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 ईस्वी में। लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन कब आया सेल के स्टडी में? तब जब एम नॉल एवं ई रस्का, वैज्ञानिक का नाम है, एम नॉल एवं ई रस्का ने जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, तो तब से जो स्टडी है, अध्ययन करने में कोशिकाओं का बहुत योगदान रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लें कि यदि सेल को स्टडी करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग। इसके लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा और वहां पे माइक्रोस्कोप होता है। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम लोग छोटे जैसे सूक्ष्म जीव जो नग्न आंखों से हमारे दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको भी हम लोग उसी सहायता से देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? ये जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से सेल को हम देख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें कई लेंस होते हैं। तो एक लेंस होता है नेत्रिका के पास में, इसको आईपीस या नेत्रिका बोलते हैं, जहां से आंख रख करके देखा जाता है। और ये जो होता है ना, अभिदृश्यक लेंस है। यहाँ पर उस चीज को, मानिए सेल को देखना है हमको, प्लांट सेल को, इसको तो थोड़ा सा इसको कट करके लेकर के उस पे केमिकल आता है, स्लाइड आता है शीशा, उसको साफ करके उस पर उसको रख करके यहाँ पर रखते हैं और रख करके यहाँ नेत्रिका के पास उसको देखते हैं। तो ऐसा हम फिगर भी बना लेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है।
तब एम नॉल एवं इरस्का के द्वारा काफी क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए और बहुत सारा रिसर्च हुए। आज की डेट में काफी जो है उस पर खोज हो चुका है सेल के बारे में और इससे काफी सहायता भी मिली है। तो कुछ प्रमुख कोशिकांग जो है सेल ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उसने कहा इसके बारे में जान लें। चलिए एक एक करके देखते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करेगा? आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देगा और बेकार पदार्थ को बाहर निकालेगा। तारकाय क्या करेगा? तारकाय में क्या करता है कि तारकाय जो है सेल डिवीजन के समय जब कोशिका विभाजन होता है, ये एक हो गया सेल हो गया तो तारक रश्मि निकलेगी, ये तारक रश्मियां हो गई। ये सेल के कोशिका जो द्रव्य है उसको दोनों से खींचेगा तो आराम से सेल डिवीजन हो जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। तो तारकाय क्या करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? गोल्जी बॉडी तो पाइप संरचना है ना, तो पाइप संरचना है तो इसमें बहुत सारा केमिकल भरा होता है, आवश्यक केमिकल। ये क्या करेगा? आवश्यकता पड़ने पर सेल को प्रदान करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंत माने कोशिका के अंदर में, प्रद्रव्य द्रव्य को ले आने वाला परिवहन करने वाला जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका है। तो ये आवश्यक पदार्थों का कोशिका के अंदर में परिवहन करता है। इसी पर कभी कभी क्या होता है कि राइबोसोम पाए जाते हैं, छोटा छोटा दाना जैसे मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका वो दो तरह का होता है, RER और SER। RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही जो दाना दाना जैसा है राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अब जिसपे राइबोसोम नहीं होगा वो कौन सा होगा? SER। एक हो गया RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक हो गया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि यह जो होता है इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से ये परिवहन मदद करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे महत्वपूर्ण, माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम की दृष्टि से पूछता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अब प्रश्न पूछता है कि क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है देखने तो लगता है कि एक झिल्ली है ना, लेकिन दोहरी झिल्ली होता है और दोहरी उन झिल्ली के बीच में ग्रेविटी होता है। उस ग्रेविटी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेविटी, और उस माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेविटी में प्रवर्त की तरह निकल रहा था, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। और उस क्रिस्टी पे पाचक एंजाइम होते हैं जिससे कि डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है भोजन का। जो लोग भोजन करते हैं ना तो जाता है छोटी आंत में, विराई द्वारा उसको खींचा जाता है, फिर ब्लड में भेजा जाता है, ब्लड के माध्यम से कोशिका में जाता है और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के वहां पर क्या होगा? जो ग्रहण किए गए भोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन होगा और हम लोग को एनर्जी मिलता है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। तो चूंकि एनर्जी एटीपी के रूप में मिलता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उस रूप में मिलता है, जिससे कि हम लोगों को विभिन्न कार्य को संपादित करने में सहायता मिलती है। तो चूंकि ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर में है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा महत्वपूर्ण है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं? सुसाइड पैक ऑफ सेल लाइसोसोम को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर में रहता है हाइड्रोलिटिक अम्ल। हाइड्रोलिटिक अम्ल का भंडार है लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम है क्या करता है? क्या करेगा लाइसोसोम? ये टूट फूट का मरम्मत करता है। कोशिका के अंदर में जो भी टूट फूट होती है ना उसका मरम्मत करता है, उसके लिए होता है, उसको गला करके निकाल देगा। लेकिन किसी कारणवश ये फट जाए तो हाइड्रोलिटिक अम्ल क्या होगा? पूरी कोशिका में फैल जाएगी, तो कोशिका जो है पूरा कोशिका ही साफ हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं सुसाइड पैक ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। और भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि इस केंद्र के अंदर में जो रचना होती है धागे जैसी, उसको बोलते हैं क्रोमैटिड। और क्रोमैटिड जो होते हैं वो बहुत सारे इसमें है। यदि आप एक देखिएगा तो इस तरह से रचना होता है, इसमें दोहरा होता है, यहां से जुड़ा होता है सेंट्रोमियर से,
और यहाँ स्पीड कैसी रचना होती है, इस तरह से। यहाँ पे डबल हेलिक्स कंस्ट्रक्शन होता है, देखिए इस तरह से। ये हो गया गुणसूत्र, धागा के रूप में है तो क्रोमेटिड, और उसमें से एक निकाल दिया, इस तरह से रचना हो गया तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं। यही क्रोमोसोम है जो माता पिता के गुणों को उनके संतति में ले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि लगता है कि ये चेहरा जो है इनके माता जी से मिलता है या पिताजी से मिलता है, तो वो चेहरा कैसे मिल जाता है या कैसे मिल पाता है, थोड़ा परिवर्तन होता है। तो वो सभी गुण जो भी माता पिता के गुण है, वो गुण उनके बच्चों में स्थानांतरित करता है। कौन है वह है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। इसी पर F1 पार्टिकल जीन होते हैं। जीन किससे कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अब है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो इसमें होते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन बोलते हैं, और यही जीन बहुत साइज पे होता है, ठीक है ना। तो वो माता पिता के गुणों को वहन करने में सहायता करते हैं। मनुष्य में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा। 23 दूनी 46, यानी संख्या टोटल 46। एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम। जुड़ा में कितना? 23 जुड़ा। ये हो गया। तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं। प्लांट सेल में जो महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन है वह है हरित लवक। हरित लवक भी दोहरी संरचना होता है, उसमें भी। प्लांट सेल की हम बात कर रहे थे, तो जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में पाई जाने रचना जो है इस तरह से रचना एक होती है। इसको हम बोलते हैं हरित लवक। ये जो हरित लवक होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, जिसके चलते पेड़ पौधों की पत्तियां जो है हरी दिखाई पड़ती है, वो अपना भोजन बनाता है स्वयं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, भोजन का संचय करता है। तो इस प्रकार से। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है रंग। क्रोमोप्लास्ट जो फूल को, बीज को रंग प्रदान करता है, उसको क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में रहता है, जड़ कोशिका में रहता है, जो भोजन का संचय करता है। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में हो गया, जो कि भोजन बनाने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस काम करेगा, बनाने का, करने का। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर को यदि खोलिएगा दोहरी संरचना होती है। अब उसमें क्या होता है, इसमें ऐसे गोल गोल रचनाएं होती हैं, और ये जो रचनाएं होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसको बोलते हैं एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा ये एक क्या है? थैलेक्वाइड्स है, और थैलेक्वाइड्स के समूह को एस्ट्रोमा कहें। एस्ट्रोमा से